नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेस में। और प्यारे बच्चों, आज यूनिट नंबर 3 का एक नया चैप्टर हम चालू कर रहे हैं और एनवेलप हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज हम यूनिट नंबर 3 में एक न्यू चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा का जो चैप्टर है इसको अपन स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन कोड आपके सामने रखना चाहूँगा प्यारे बच्चों, कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है, कि सफलता भी उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो प्यारे बच्चों, जो कंडीशन अभी चल रही है ना, जिस प्रकार की मेरे साथ चल रही है और आपके साथ भी काफ़ी बुरा हो रहा है क्योंकि क्लासेज है प्रॉपर टाइम पे नहीं हो पा रही, तो आपको भी लग रहा होगा कि यार थोड़ा सा डिसअपॉइंट हम हो रहे हैं। तो वही बात है कि हम जो वक्त है, जो हालात है, उस पर रोएंगे नहीं, तभी हमें सफलता मिलेगी आगे। थोड़ा बहुत धैर्य हमें रखना पड़ेगा अभी, ठीक है। दोनों तरफ से काम होगा तभी काम चल पाएगा। बिल्कुल बात क्लियर है। चलो प्यारे बच्चों, तो अब मैं क्लास को स्टार्ट करूं। जो बच्चे समझ गए हैं उनको इशारा काफ़ी है, ठीक है। चलो भैया, तो अब मेरे प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से। और कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर आज क्लास ऐसे क्यों, वो समझ गए आप क्यों है क्लास ऐसे। चलो, और जब तक प्रॉपर सेटअप नहीं होता ना, तब तक अपन वहाँ पे क्लास चालू करेंगे नहीं अपन, जब तक। ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चों, अब आपको पता है चैप्टर का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने छोटी क्लासों के अंदर, अब हम देखो सेकेंड ईयर में आ गए, लेकिन आप तो फर्स्ट ईयर में ही हो, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में आ गए, सेकेंड ईयर में आ गए, थर्ड ईयर में आ गए, मतलब ग्रेजुएशन के अंदर आपने एंटर कर लिया। इसका मतलब है कि आप 12th पास हो। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि 12th क्लास में आपने मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पढ़ा था। अब ये चैप्टर नंबर 8, बिल्कुल चैप्टर नंबर 8 9 था मेरे हिसाब से। वहाँ पर आपने केवल क्या पढ़ा था, सिंगल वेरिएबल के लिए। लेकिन अब ग्रेजुएशन में आप आ चुके हो तो हमें यहाँ पे डबल वेरिएबल के लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत रिमेम्बर करवाने की कोशिश करूं जो आपने 12th क्लास में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था देखो, आपको कुछ इस प्रकार की इक्वेशन मिलती है जैसे कि y इज इक्वल टू हमारे पास f ऑफ x है। मेरे पास ये इक्वेशन मिली मुझे, और इस इक्वेशन का मैं क्या करता था, फर्स्ट डेरिवेटिव करता था। जैसे मैंने करा यहाँ पे dy अपॉन में dx मैंने किया, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने किया, और फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू करके और मैं इसको जीरो के बराबर कर देता था। और यहाँ से मुझे गुणांकों के तौर पर या वैल्यू के तौर पर मुझे x बराबर a b c आगे हमारे पास वैल्यूज मुझे मिलती थी। और जैसे ही मैं इनको जीरो के बराबर करके जो वैल्यूज मुझे मिलती थी, उस वैल्यू, जैसे ये क्या है, ये आपके पॉइंटों की वैल्यू है, ये आपके पॉइंट है। फिर इन पॉइंटों की वैल्यू को हम कहाँ पुट करते थे, हम इसका एक और बार डेरिवेटिव करते, d2y अपॉन में dx²। हम यहाँ पर एक और बार डेरिवेटिव करते, और फिर डेरिवेटिव करने के बाद उस डेरिवेटिव की वैल्यू को देखो इस प्रकार पुट करते थे, जैसे कि यहाँ पे मैंने d2y अपॉन में dx² निकाला। तो जो मेरा पॉइंट आता था, जैसे कि x बराबर a आया, तो x बराबर a पर अगर हमारी फंक्शन की वैल्यू d2y अपॉन dx² की जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है, इस टाइम पे ग्रेटर नहीं है, लेस देन है, लेस देन 0 अगर आती थी, मतलब 0 से छोटी वैल्यू अगर हमारे पास आती थी, तो उसे कहते थे अपन मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा टेंशन मत लो, आप यहाँ पे आराम से सीख सकते हो। क्या कहा मैंने, आराम से सीख सकते हो।
तो यहाँ पर हमने कहा कि जब भी अगर हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू अगर 0 से छोटी होगी, डेरिवेटिव नहीं डबल डेरिवेटिव, तो वो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट यानी कि उच्चिष्ट बिंदु प्राप्त कर मतलब प्रदान करते हैं, उच्चिष्ट बिंदु हमें प्रोवाइड करवाते हैं, मैक्सिमम पॉइंट। और वैसे ही जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में मान लीजिए कि d2y में dx² की जो वैल्यू है, x बराबर मैंने यहाँ पे b रख दिया मान लो, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर b रखने पर मेरे मान जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, तो मैं कह सकता हूँ कि x बराबर जब मैंने b पुट किया तो यहाँ पर मेरी जो वैल्यू है वो कैसी है, निम्नलिखित है, वो मेरी कैसी है, निम्नलिखित है, मतलब आप कह सकते हो मिनिमा है, मिनिमम पॉइंट बोल दो आप, मिनिमम पॉइंट। बात क्लियर? तो मैंने आपको 12th क्लास का एक मेथड रिमेंबर करवाया थोड़ा बहुत, और इसी मेथड को आगे कंटिन्यू करेंगे। सेम इसी प्रकार का जो मेथड है, मैक्सिमा और मिनिमम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अपन 2 वेरिएबल्स के लिए काम करेंगे, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए काम करेंगे। बात क्लियर है नहीं है? ठीक है। अब ये तो चलो ठीक है, लेकिन अब थोड़ा बहुत अपन फर्स्ट ईयर के अंदर एंटर करते हैं, और थोड़ा बहुत मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज भी करवा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ हमने 12th क्लास में किया था। तो प्यारे बच्चों, जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो कान खोलकर सुने मेरी बात। हमने 12th क्लास में क्या किया था कि हमारे पास में कोई फंक्शन मिलता y बराबर एफ ऑफ एक्स, हमने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करा, एक बार डेरिवेटिव करा x के रेस्पेक्ट में, डेरिवेटिव करके अगर मैं 0 के बराबर कर देता हूं तो मुझे कुछ पॉइंट प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि आप सभी देख सकते हो यहाँ पे x बराबर a b c d कुछ भी पॉइंट मिल जाए, तो वो पॉइंट अभी क्या है हमारे पास, केवल पॉइंट है। लेकिन जब उन पॉइंटों को अगर मैं यहाँ पे फंक्शन का एक और बार डेरिवेटिव कर दूं, डबल डेरिवेटिव करके उन फंक्शन की वैल्यू को पुट कर देते हैं, जैसे मैंने x बराबर a रखा, तो x बराबर a पर आपकी जो वैल्यू है अगर 0 से छोटी है, 0 छोटी है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है x बराबर a पर, इस पर आपका जो फंक्शन है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू देगा, या फिर आप कह सकते हो कि मैक्सिमम पॉइंट आपके लिए निकल के आ गया। लेकिन अगर आपकी वैल्यू x बराबर a पर ही ग्रेटर देन 0 आती, तो हम कह सकते थे कि भैया आपका जो फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू की तरफ जा रहा है, या फिर मिनिमम वैल्यू प्रदान कर रहा है। तो पूरी कहानी अगर टिकी हुई है तो हम कह सकते हैं नोट करके कि भैया अगर हमारे पास 0 से वैल्यू छोटी आती है तो हम कह सकते हैं भैया मैक्सिमम, ठीक है। और अगर हमारे पास वैल्यू क्या आती है 0 से बड़ी, 0 से बड़ी आती है, तो हम कह सकते हैं भैया मिनिमम। बताओ भाई, मैक्सिमा और मिनिमा की पूरी कहानी समझ में आई आपको? और ये पूरी कहानी 12th क्लास की कहानी है, आराम से बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर सकते हो इजी वे में, ठीक है। किसी को कोई समस्या नहीं है बिल्कुल भी? चलो, अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से उतार लेना, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास में आएगा, तो कोई जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है भैया। आगे चलें अपना पढ़ाई, चलो भैया यहाँ तक आप नोट डाउन कर लेना, फिर मैं आगे चलता हूँ। और थोड़ा बहुत मैं आपको यही बता दूँ, थोड़ा बहुत, जैसे चैप्टर का नाम आपने लिख लिया है, सब कुछ कर लिया, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं अपन यहाँ पे। मुझे एक बात बताओ, आपने ये बात ऑब्जर्व करी, और आपने शायद 12th क्लास में भी ये बात आपने नोट करी होगी, कि हम अगर एक बार डेरिवेटिव करते हैं, जैसे मान लीजिए कि डी वाई अपॉन में डी एक्स, हमने एक बार डेरिवेटिव किया तो मुझे क्या मिले, और इसको बराबर 0 कर दिया तो मुझे क्या मिलेंगे, पॉइंट मिलेंगे। लेकिन अगर मैं डबल डेरिवेटिव करता हूँ, डी टू वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर करता हूँ,
तो मुझे इन पॉइंटों को यहाँ पर रखने के बाद फंक्शन का पता चलता है कि मैक्सिमम पॉइंट देगा या फिर मिनिमम पॉइंट देगा, है कि नहीं ये बात। तो आप यहाँ पर एक छोटा सा नोट लिख सकते हो कि अगर मेरे पास, जैसे मान लो कि मैं एक सिंपल वैल्यू लिखूं dny अपॉन में dx⁴n। अगर अगर सुनना ध्यान से, अगर मेरे पास यहाँ पर n की वैल्यू अगर क्या है, सम है, तब मतलब इवन, इंग्लिश में बोले तो इवन नंबर है, तो ये हमें किसकी वैल्यू देगा, फंक्शन की वैल्यू देगा। मतलब है आपका फंक्शन जो है मैक्सिमम पॉइंट पे है या फिर मिनिमम पे है वो आपको बताएगा। लेकिन सपोज करो n का जो मान है अगर वो क्या है, विषम है, ओड है, तो केवल आपको पॉइंट की वैल्यू ही बताएगा, आपको केवल पॉइंट की वैल्यू। बात क्लियर है कि नहीं बताओ। तो इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमें पॉइंट की वैल्यू चाहिए तो हमें एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और अगर हमें पॉइंट को रखना है तो हमें यहाँ पे डबल डेरिवेटिव की सहायता लेनी पड़ेगी। शायद अब तो आपकी जो अंतरात्मा है उसने कह दिया होगा कि गुरुजी समझ में आ गया है, और हमें थोड़ा बहुत याद भी आ गया, हमने 12th क्लास में ऐसा पढ़ा था। बात क्लियर है, ठीक है। हम आगे चलो, अब आगे चल सकते हैं। अब तो वीडियो को पॉज करो, एक एक चीज़ों को आराम से लिखो, सब चीज़ें काम की हैं, ठीक है, सब चीज़ें। चलो भैया थोड़ा आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने उतार लिया होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना भैया, देखो अब यहाँ पे एक छोटा सा एक पॉइंट लिखो, या फिर आप कह सकते हो हेडिंग लिखो। देखो लिखो हेडिंग, फलन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के लिए, वाई के लिए चरम मान की कसौटी। अब इससे बढ़िया इंग्लिश टर्म है, देखना, क्राइटेरिया। बताओ उससे बढ़िया है कि नहीं है कसौटी, इससे बढ़िया है क्राइटेरिया फॉर एक्सट्रीमम पॉइंट, एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं, एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई। क्राइटेरिया फॉर एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। क्लियर, बातें क्लियर है कि नहीं है। चलो अब इस क्राइटेरिया के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, प्रॉपर जो फर्स्ट ईयर का एक मेथड है उसको हम यहां पे डिस्क्राइब करने वाले हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो केवल 12th क्लास का मेथड था, हमने उसमें 12th क्लास की बातों को लिखा है, ठीक है। अब हम फर्स्ट ईयर के अंदर एंटर करेंगे कि फर्स्ट ईयर के अंदर क्या लिखा हुआ है। चलो करते रहे डिस्कस। देखो अब यहां पे सपोज करिए हमारे पास फंक्शन एक्स कोमा वाई है, बराबर क्या है मेरे पास सी। ये मैंने कहा कि समीकरण नंबर मेरे पास 1 है, ठीक है। तो मुझे इसके पॉइंट निकालने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। कई बच्चों ने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा ये खड़ा हो भाई श्याम, बता। श्याम ने कहा कि गुरुजी कुछ भी नहीं करना, आपको यहां पर डी एफ अपॉन में डी एक्स कोमा डी एफ अपॉन में डी वाई, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हो, वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हो, दोनों के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके
आपको इन दोनों को डी एफ अपन में डी एक्स बराबर 0 कर देना है और डी एफ अपन में डी वाई करके 0 के बराबर कर देना है। क्योंकि दो फंक्शन है एक्स और वाई, तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव का यूज कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये बात तो शायद आपको क्लियर होगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है, हाँ भाई बीच में कॉल आ गया था अर्जेंट। चलो अब सुनो मेरी बात, मैंने क्या कहा था। मैं कुछ नहीं कह रहा था, शाम कह रहा था। हाँ भाई श्याम बता। तो शाम कह रहा था कि गुरुजी कुछ भी नहीं है, हमारे पास ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स को वाई बराबर सी है, समीकरण नंबर 1 मैंने नाम दे दिया। और मैंने क्या करा कि इस एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर लिया, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर लिया। क्योंकि हम बात करते हैं 12th क्लास की, तो वहां पर तो क्या है कि केवल यहाँ पे एफ एक्स आता था, सिंगल फंक्शन के लिए हमने मान निकाला था। लेकिन हम फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे कुछ नया सीखेंगे। हम यहाँ पे डबल फंक्शन के लिए वैल्यू को निकाल रहे हैं। तो डबल फंक्शन की वैल्यू के लिए हमने कहा कि गुरुजी एफ ऑफ एक्स को वाई बराबर सी, डी एफ अपन में डी एक्स, डी एफ अपन में डी वाई, और हमने उसको 0 के बराबर कर दिया। मैंने कहा भाई शाबाश श्याम बैठ जा। मैंने कहा भैया राजू अगली बारी तेरी है, ठीक है। तो उसने कहा गुरुजी ठीक है, राजू से पूछ लेंगे। अब इतनी बात तो चलो क्लियर हो गई, अब इसके आगे क्या करें। अब इसके बाद आपको पता है कि किसी बच्चे को कुछ पता होगा नहीं, क्योंकि आगे थोड़ी पढ़ा है उन्होंने कि भाई क्या है क्या नहीं है। देखो बताते हैं आप सभी को, थोड़ा बहुत ध्यान देना भैया, थोड़ा बहुत सीख लो, ज़्यादा तो हालांकि सीखने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब सुनना, डी एफ अपन में डी एक्स बराबर 0, डी एफ अपन में डी वाई बराबर 0। अब सपोज करिए यहाँ पर अभी हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हमने मान लिया कि x बराबर a, y बराबर b, हमारे पास कुछ पॉइंट हमें मिले हैं। क्योंकि जैसे ही आप इनको 0 के बराबर करोगे तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेंगे, 100% मिलेंगे, वो तो साफ सी बात है। अब हमने क्या किया देखना यहाँ पे, जो फर्स्ट ईयर में सीखने वाली बात है वो यही है। यहाँ पे हम 3 कोफिशिएंट कह लो, गुणांक कह लो, उनको एंटर करवा रहे हैं। वो क्या है देखो, एक मेरे पास में है आर कोमा एस कोमा टी, इन तीनों को एंटर करवा रहे हैं, आर एस टी। क्लियर, सभी को प्रॉपर दिख तो रहा है भैया? ठीक है, तो हमने यहाँ पे आर एस टी को एंटर करवा दिया, जीएसटी नहीं है, आर एस टी है। अब यहाँ पर आर का जो मान है वो क्या है, डी टू एफ अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये आर का मान है। वहीं पे मैं बात करूं एस का जो मान होगा, डी टू एफ अपॉन में डी एक्स और डी वाई होगा। और तीसरा डी एक्स डी वाई हो सकता है, और साथ साथ में कई बच्चे कहेंगे गुरुजी डी टू वाई, डी टू अपन में डी वाई डी एक्स भी हो सकता है क्या, दोनों बात बराबर ही है। और तीसरी जो वैल्यू है टी की, वो होगी हमारे पास में डी टू एफ अपन में डी वाई। इस बताओ भाई, इसमें हालांकि कोई समझने की तो बात तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि क्या है क्या कंडीशन नहीं है। बताओ भाई, किसी को कोई समस्या है? मेरे हिसाब से नहीं होगी। तो हमने आर एस टी को एंटर करवाया, हमने कहा कि आर का मान डी टू अपन में डी एक्स स्क्वायर है, एस का जो मान है डी टू एफ अपन में डी वाई डी एक्स है, और टी का जो मान है डी टू एफ अपन में डी वाई स्क्वायर है। कोई समस्या मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। चलो अच्छी बात है।
अब आपको पता है कि जो भी हमने मान निकाले ना, आर का मान निकाला है, एस का मान निकाला है और टी का मान निकाला है, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज के अंदर जो पॉइंट हमने निकाले हैं कौन कौन से, हमने निकाले हैं ए और बी, ए कोमा बी, ए कोमा बी और ए कोमा बी। हम इनके अंदर पुट करेंगे, हम इनके अंदर पुट करेंगे वैल्यू को। कई बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी बिल्कुल पुट कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो अच्छी बात है, लेकिन एक बच्चा परेशान होता है और उसको समझ में कम आ रहा था। वो खड़ा हुआ क्लास के अंदर, उसने कहा कि सर एक छोटी सी बात पूछनी है मेरे को। मैंने कहा भाई बताया क्या दिक्कत है, छोटी सी बात को क्यों है मन में, मार फेंक उसको। वो कह रहा है कि सर एक बात बताओ, हाँ ये आर एस टी का क्वेश्चन के अंदर पता कैसे चलेगा और क्या करना है क्या नहीं करना। फिर मैं समझ गया कि भैया इस बच्चे को सवाल ही समझ में नहीं आया कि करना कैसे है। चलो भाई ठीक है, मुझे पता है लगभग 90% बच्चों को समझ में आ गया, लेकिन 10% बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ा कम समझ में आया है। तो मैं आप सभी को अगर पकड़ने की कोशिश करूं तो मेरी बात को ध्यान सुनना। प्यारे बच्चों, इस सवाल को या फिर इसको रटने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये तो एक मेथड है, एक क्राइटेरिया है। जैसे ही अपन एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, कैसे आर मानना है, कैसे एस मानना है, कैसे टी मानना है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो, तो इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब सुनना मेरी बात, यहां पर अपन केस नंबर फर्स्ट लिखता हूं, देखो मैं यहाँ केस नंबर फर्स्ट, और केस नंबर फर्स्ट में मैंने क्या लिखा, यदि यदि आर टी को माइनस हमारे पास में है और एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हमारे पास, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड आर लेस देन 0, तब तब आपके जो पॉइंट आएंगे कौन कौन से, ए कोमा बी, जो पॉइंट हमने रखे थे आर एस टी के अंदर, और हमने अगर ये कंडीशन निकाली, जैसे मैंने आर और टी को मल्टीप्लाई कर दिया, आर और टी रहा मल्टीप्लाई करके माइनस एस स्क्वायर, तो माइनस मैंने एस स्क्वायर भी कर दिया, और फिर उसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है और साथ साथ में आर का जो मान है वो 0 से छोटा रहता है, तो आपका ए और जो बी पॉइंट हैं ये दोनों पॉइंट कैसे होंगे, आपके उच्चिष्ट बिंदु होंगे। उच्चिष्ट बिंदु होते हैं, बिंदु होता है, लिख लो ऐसे लिख लो, होता है। देन ए बी इज ए मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, लिख लेना यहाँ पे लिख लो भैया, देन ए बी इज मैक्सिमम पॉइंट। कई बच्चे कहते हैं कि सर आप बहुत छोटा लिखते हो। अरे लिख तो छोटा रहा हूँ लेकिन बोल तो सही रहा हूँ ना, तो बोल के जब बोलता हूँ तो लिख लिया करो, देन इज ए मैक्सिमम पॉइंट। भाई सही है कि नहीं है? चलो, अब यहाँ पर एक और बात, चलो हमने यहाँ पे बात कर ली है मैक्सिमम पॉइंट की, उच्चिष्ट बिंदु की, आर टी माइनस का एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड आर लेस देन 0, देन ये आपके पास में है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूं, और ये तो लिख लिया होगा हेडिंग आपने, हेडिंग आपने लिखी ली होगी, नहीं लिखी है तो बैक करके लिख लेना। अब सुनो, अब बात करते हैं यहाँ पे केस नंबर सेकंड की। अब आपको पता है केस नंबर सेकंड क्या होगा, साफ सी बात है, आर टी माइनस का जो एस स्क्वायर है, अगर ये हमारे पास लेस देन 0 होगा तो फिर आप क्या कहोगे, सिंपल सी बात है, आप कहोगे गुरुजी वो हमारे पास मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। अधिकतर बच्चे यही तो कहेंगे, लेकिन गलती मत करना। देखो, अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट भी मत समझना, जो अपन लिखा रहे हैं उस पर फोकस करो, ठीक है। सुनो भैया ध्यान से, सभी बच्चों की जो नजरें हैं बिल्कुल सामने होंगी। देखो यहां पर ध्यान से लिखना, यदि आर टी माइनस का एस स्क्वायर
वापिस ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, एंड आर ग्रेटर देन 0 है, तब तब आपका ए कोमा बी जो पॉइंट है वो क्या है भैया, हमारे पास मिनिमम पॉइंट है, इज मिनिमम पॉइंट, निम्निष्ट बिंदु है, निम्निष्ट बिंदु। अब आप खुद सोचो, अब बच्चे गलती करते, बच्चे क्या सोचते हैं कि यार ये आर टी माइनस का एस स्क्वायर है, ये यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे लेस देन 0 हो जाएगा, लेकिन नहीं, गलती मत कर देना, ठीक है। केवल फर्क किसका है, आर लेस देन 0 और आर ग्रेटर देन 0, बस फर्क सिर्फ इतना है, बाकी फर्क कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो केस नंबर इसमें थर्ड भी है। केस नंबर थर्ड क्या कहता है कि यदि हमारे पास, भाई देखो काम तो हमारा 2 से हो गया, 1 और 2, इन दोनों ने बता दिया कि भैया हमारा जो मैक्सिमम पॉइंट होगा और मिनिमम पॉइंट होगा वो हमने ढूंढ लिए हैं। लेकिन केस नंबर थर्ड ये भी हो सकता है कि अगर आर टी माइनस का एस स्क्वायर है, अगर वो लेस देन 0 आ गया, तब तब क्या होगा, उस कंडीशन में ए कोमा बी तो दोनों पॉइंट हैं, ये चरम बिंदु नहीं है, चरम बिंदु नहीं है, ये आपके एक्सट्रीम पॉइंट ही नहीं है। आप लिख लो, देन ए कोमा बी नॉट एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीमम लिख दो, एक्सट्रीमम पॉइंट। तो आपने क्या देखा कि जिस केस के बारे में आप सोच रहे थे कि यार ये वाला जो केस है वो होगा मिनिमम के लिए, वो केस डिफाइन ही नहीं होगा। उस केस के अंदर आप ये सोच भी नहीं सकते कि ये आपका जो पॉइंट है वो मिनिमम के लिए होगा। ये इस कंडीशन में तो आपका ए और बी पता ही नहीं है कि कौन से पॉइंट है, मिनिमम है या फिर मैक्सिमम, कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो देखो हमने 3 केस पढ़ लिए अब तक, एक चौथा केस और है, तो यहां पर एक केस नंबर 4 और लगाता हूं, सुनो। केस नंबर 4 क्या कहता है, अगर मान लीजिए आर टी माइनस का एस स्क्वायर बराबर 0 के आ जाए, तो फिर क्या होगा भाई, अभी तो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, लेकिन अगर बराबर आ गया तो क्या करेंगे भैया, बताओ किसी को पता है। अगर बराबर आ गया तो उस टाइम पे क्या करेंगे, तो भैया जब बराबर आ जाएगा तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, ये जो स्थिति है ये कैसी है भैया, संदिग्ध अवस्था है, संदिग्ध अवस्था, इसे कहते हैं डाउटफुल कंडीशन, डाउटफुल कंडीशन, संदिग्ध अवस्था है भैया ये, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। क्लियर है भैया, तो बताओ किसी कोई परेशानी है, मेरे हिसाब से नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, अब इस क्लास की अगर मैं बात करूं तो अभी तक आपने क्या सीखा है, तो बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने सीखा तो बहुत कुछ है लेकिन अभी थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया, मतलब क्या करें क्या नहीं करें, थोड़ा बहुत ऐसे क्लियर नहीं हुआ। देखो अभी तक तो आपने क्या है कि केवल इतना सीखा है कि मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम जो पॉइंट है ना, वो कैसे आपको निकालने हैं और किस प्रकार आपको डिफाइन करने हैं। बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। बढ़िया तरीके से वीडियो को पॉज कर लो आराम से इसी जगह पे, और ये जो मैंने आपको लिखवाए हैं पूरे, जितने पॉइंट स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, इन सभी को आराम आराम से लिख लो, आराम आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। वीडियो को पॉज करके लिख लो, कोई समस्या है, और वैसे समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी 1% भी, क्योंकि इसमें कुछ है भी नहीं, ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है।
और वैसे मैं इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा, उसके लिए डोंट वरी रहो। जो अभी आपको करवाया है इसकी पीडीएफ मैं तुरंत डाल दूंगा नीचे, ताकि आपको मिल जाए। हाँ भाई, तो वीडियो पॉज करके आपने उतार लिया होगा इसको। अब मैं इसका क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, छोटा सा क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो मैंने अभी करवाया है ये मेथड, इस मेथड को आप एक बार देख देख के लिख लेना, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। हालांकि एग्ज़ाम भी मेथड में आ सक मतलब जो मेथड आपका है वह भी एग्ज़ाम में आ सकता है, इसकी कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि चलो एग्ज़ाम में आ जाएगा, प्रैक्टिस आप कर लेना। लेकिन एग्ज़ाम में अगर ये मेथड नहीं आएगा ना, तो वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे जो इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपका क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, और कंपैरिजन करके थोड़ा सा कंपेयर कर देते हैं, और कंपैरिजन करके आपका मामला सेट करवा देते हैं। सुनो, देखो भैया, मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो, एक तरफ तो हमारा था 12th क्लास का मेथड, और एक हमारा है फर्स्ट ईयर का मेथड। अब कितना डिफरेंस आ गया है, देखो ध्यान से। बच्चे कह रहे हैं गुरुजी डिफरेंस तो कुछ नहीं आया, मैंने एक बच्चे को खड़ा कर दिया, संजू खड़ा कर दिया मैंने। संजू कह रहा है कि गुरुजी मेरे को तो कोई दिक्कत है नहीं, मेरे को दोनों मेथड समझ में आ गए। मैंने कहा भैया तू बहुत शाना बन रहा है, तू आ इधर, तेरा भी साफ करते हैं फटाफट। तो वो कहता है गुरुजी कोई दिक्कत नहीं, आ जाता हूँ। फिर मैंने कहा बता फटाफट। वो कहता है गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, देखो 12th क्लास में तो क्या था कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स था, और सिंपल सिंपल एक वेरिएबल के लिए अपन बात करते थे। ठीक है। लेकिन यहां पर अपन बात करते हैं तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल के लिए बात करते हैं, एक्स और वाई के लिए। इतना फर्क आ गया फर्स्ट ईयर के अंदर, 12th के अंदर। उसके बाद यहां पर अपन डबल डेरिवेटिव, सुनो, डबल डेरिवेटिव टोटल डेरिवेटिव डी एक्स अपॉन में डी वाई करते थे। लेकिन आपको पता है हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर के अंदर क्या करते हैं भैया, डी एक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसको कैंसिल करो, आप लिखो डी एफ अपॉन में डी एक्स, कोमा डी एफ अपॉन में डी वाई। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आके हमने पार्शियल डेरिवेटिव सीख लिया, आंशिक अवकलन सीख लिया, कि जब एक से ज्यादा वेरिएबल हमारे पास में आएंगे तो वहां पर अपन आंशिक अवकलन का यूज करेंगे। यहाँ पे अपन कौन सा कर रहे थे, टोटल डेरिवेटिव। लेकिन अब देखो 12th क्लास में हम क्या करते थे कि भैया इस पॉइंट को बराबर जीरो कर देते थे। सेम का अब यहाँ पे भी कर रहे हैं। वही आपका x का पॉइंट मान लीजिए कि a आ गया, लेकिन यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू है, तो x बराबर a, y बराबर b आ गया। मतलब अभी तक तो पूरा डिट्टो सेम है, फर्स्ट ईयर में और 12th में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन अब क्या 12th क्लास में आपने देखा कि हमने यहाँ पे d2y अपन में डी एक्स स्क्वायर करके हम वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, और फिर x बराबर a आपका पॉइंट आया है, रख दिया। तो अगर हमारे पास इसकी वैल्यू है, अगर लेस देन जीरो आती है तो मैक्सिमा, और अगर हमारे पास में ग्रेटर देन जीरो आती है तो फिर हमारे पास क्या जाएगा, मिनिमा। यही तो बात है। फर्स्ट ईयर में क्या है कि देखो, साफ सी बात है, अगर दो वेरिएबल के लिए काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, कुछ ना कुछ तो बदलेगा। तो यहाँ पर क्या बदल गया कि हमने यहाँ पे आर, एस और टी तीन वेरिएबल को बुलाए। हमने क्या कहा कि भैया आर की जो वैल्यू है d2f अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब आपने देखा यहाँ पे ध्यान से, अगर आप नोट करो तो डबल डेरिवेटिव तो अपन यहाँ पे भी कर रहे हैं, जो अपने 12th क्लास में किया था, सेम काम कर रहे हैं यहाँ पे भी। लेकिन फर्क क्या है, ये आर एस टी को क्यों बुलाया है, थोड़ा सा क्या है कि भाई कैलकुलेशन को और सिंपल करने के लिए, क्योंकि दो वेरिएबल के लिए अपन यहाँ पे इस मेथड से काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने इसको बुलाया। और आर का मान आपके सामने है, डी का मान, सॉरी एस का मान डी एफ अपॉन में डी एक्स डी वाई डी टू, कोमा आप कह सकते हो कि भैया डी टू एफ अपॉन में डी वाई और मल्टीप्लाई में डी एक्स, ये भी कह सकते हो आप। तीसरा आर एस हमारे पास टी है। अब टी की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हो कि हमारे पास में डी टू एफ अपॉन में क्या जाएगा, डी वाई स्क्वायर मेरे पास में आ जाएगा।
तो आर की वैल्यू, एस की वैल्यू, टी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। बाकी आप देख सकते हो कि प्रॉपर वही काम है, आर एस टी मेरे पास में वही डबल डेरिवेटिव, वही डबल डेरिवेटिव, यहाँ पर भी वही सेम काम है, लेकिन फर्क सिर्फ वेरिएबल का है। यहाँ पर अपन सिंगल एक्स वेरिएबल के लिए या फिर वाई वेरिएबल के लिए काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक्स कोमा वाई के लिए काम करेंगे। ठीक है, इस प्रकार आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, मैं पहले कह रहा हूँ। क्लासेज हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सिलेबस पीछे है तो है, लेकिन हम कंटेंट में कोई कटौती नहीं करेंगे। और किसी भी प्रकार का, देखो एक छोटी सी बात बोलूँ आपको, आधा अधूरा जो ज्ञान है ना, वो बहुत नुकसानदायी होता है, ये सुना होगा आपने। इसका सीधा सा एग्जाम्पल क्या है, अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अब उन्होंने कहाँ कहाँ पर वो कोचिंग ज्वाइन कर रखी है उसका कोई पता नहीं है अपन को, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 1 से लेकर 5 पूरी मैथ के अंदर यूनिट पढ़ लेते हैं पूरी। ठीक है, कंप्लीट। अब उन्होंने क्या है कि जो मेथड पढ़ा है, कंटेंट पढ़ा है, वो बिल्कुल आधा अधूरा पढ़ा है। एक मेथड कर लिया, फिर उसके सवाल एक आध कर लिए, एक मेथड कर लिया, उसका एक आध सवाल कर लिया। और हमने क्या कर है, केवल हम क्या पीछे रह गए थे, तो यूनिट नंबर 3 तक हम पहुंचे, 3 यूनिट करी हमने, 3 ही मान लीजिए। और 3 यूनिट से आपको पता है 1 से 8 नंबर पक्के होते हैं, तो 24 नंबर पक्के हुए हमारे। लेकिन ये हमने यूनिट पढ़ी है ना, ऐसे पढ़ी है कि कुछ भी उठा के दे दो, आप कुछ भी दे दो उठा के। लेकिन इनका क्या सिस्टम है, 1 से लेकर 5 यूनिट पढ़ी, लेकिन आधी अधूरी पढ़ी। वो वहाँ से पढ़ लिया, वो वहाँ से पढ़ लिया। अब कहते हैं ना, कई बच्चे कहते भी हैं मेरे से कि सर आप इतना मैट्रिक करवाते हो, उसका क्या फ़ायदा है? बच्चों को आधा पार्ट करवा दो, एग्जाम में आधा ही आता है, सिंपल तरीके से काम हो जाएगा, इतनी मेहनत करने से क्या फ़ायदा है? मेहनत का फ़ायदा है, क्यों नहीं है बताओ? अगर हम आधा अधूरा पढ़ाएंगे, कंटेंट में कमी कर देंगे, तो देखो अगर मैं 100% दूंगा ना, तो बच्चे उसमें से 70% ही ग्रहण कर पाते हैं। अब सोचो, अगर कोई टीचर आपको 50 या 70% देगा, तो बच्चे के पास में 40% ही पहुंच पाएगा। क्योंकि देखो पूरी बातें सीखना भी मतलब पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको सारी बातें सिखाऊं और आप सारी सीख जाओ। ऐसे तो फिर 100 में से एक आध बच्चे होंगे जो पूरी बातें सीख जाएंगे, कई मेरे से ज़्यादा भी सीख जाएंगे, लेकिन उनकी संख्या कितनी है, 1 या 2। और 1 या 2 से फिर रिजल्ट नहीं आता है। पास होगा कोई नहीं देखेगा, लेकिन जब फेल हो जाएगा ना कोई बच्चा, गुरुजी आपसे पढ़ा था लेकिन फेल हो गया, वो वाली बात है। तो सोचो आधा अधूरा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सिलेबस की टेंशन कर रहे हो ना, कई करेंगे गुरुजी हमने तो हमारे जो सर है ना, उन्होंने तो पूरी पांचों की 5 यूनिट पढ़ा दी। अब मेरे दोस्त हैं वो जा रहे हैं कहीं कोचिंग, पूरी पांचों की 5 यूनिट पढ़ा दी उन्होंने, और लास्ट बुक चल रही है। मैंने कहा कि आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, जिस दिन रिजल्ट आएगा आप हंस रहे होंगे और वो रो रहे होंगे। सिलेबस बीएससी का करवाना आसान नहीं है, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ पहले आपसे, क्योंकि इतना अच्छा सिलेबस है, बड़ा भी सिलेबस है। प्रॉपर रियलिटी से अगर करेंगे ना, तो मज़ा भी आएगा साथ साथ में करने में। और अब एक बात बताओ, वो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट पैदा कब होगा, जब उस टॉपिक को पढ़ा। जैसे मैंने आज आपको मैक्सिमा और मिनिमा करवाया, सपोज करो आज की क्लास में मैं मैक्सिमा मिनिमा के बारे में 2 मिनट समझाता, ये मेथड मात्र 2 मिनट का है, वो तो मैं फालतू इसको आधे घंटे तक खींच रहा हूँ, लेकिन ये 2 मिनट का मेथड है। 2 मिनट में करवा के 2 सवाल करवा देता, और कल की क्लास में 2-3 सवाल और करवा देता, 2 क्लास में आपकी मैक्सिमा और मिनिमा फिनिश है। और मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि लगभग 70% कोचिंगों में 4 से 5 लेक्चरों के अंदर पूरी मैक्सिमम मिनिमम खत्म करवा देते हैं। बोलो हो गई खत्म? खत्म। जब तक बच्चे का इंटरेस्ट बनता है तब तक खत्म ही कर देते हैं यूनिट को। बच्चा सोचता है कि यार समझ में तो आया है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हमें समझ में नहीं आया ढंग से। वो वाली बात है, आप पहली बार पढ़ रहे हो यार। अब क्या टीचर भी बोर हो जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, कोई टॉपिक को 15 बार पढ़ा देंगे, 20 बार, तो भैया उसमें क्या मज़ा नहीं आता फिर उनको। अब बच्चा तो पहली बार पढ़ता है, तो उसमें बच्चे का नुकसान होता है, फिर टीचर का नुकसान नहीं होता, बच्चे का नुकसान होता है उसके अंदर। तो इसलिए अपनी भावनाओं को थोड़ा काबू में रखो, ठीक है? और बस पढ़ा रहे ना, पढ़ लो आप। इतनी गारंटी देंगे कि जो बच्चा जितनी परसेंट बनाना चाहता है ना, 80-90 चाहता है ना, हम बना के देंगे।
लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। कंटेंट हम देंगे, कैसे बनानी है वो भी मैं बताऊंगा आपको। एक बार सेटअप प्रॉपर होने तो दो यार। यूट्यूब पे वीडियोस आप देखना फिर मेरी, आप कि परसेंटेज बनाने के लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं है कि सारे दिन भर पढ़ रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ट्रिक्स हैं इनकी, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करेंगे पढ़ाई में। लेकिन वही बात है ना, मैं खुद समस्याओं से जूझ रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा क्या है कि सपोर्टिव एंड आपका भी होना चाहिए इसके अंदर, तभी मज़ा आएगा, ठीक है। चलो, तो मैं आपको शायद समझाने में सफल रहा हूँ कि भैया आपका मैक्सिमा और मिनिमा 12th क्लास और फर्स्ट ईयर से कैसे डिफरेंट। और फिर हमने लास्ट में आपको पता है केस पढ़ी लिए हैं। यहाँ पे दो ही केस है, यहाँ पर भी दो ही केस है। ये आपका हमारे पास में एच टी कोमा आर स्क्वायर क्या था भैया, प्रॉपर बताओ भैया, पीछे जाए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, रुको। गलती नहीं होनी चाहिए भैया बिल्कुल भी। तो हमारा केस क्या था भैया, हमारा क्या था, बिल्कुल सही बात है। नहीं एस टी नहीं था, वो आर टी था भैया। आर टी माइनस का एस स्क्वायर जो है ग्रेटर देन अगर जीरो होगा, कोमा आर ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ये हमारे पास में हो जाएगा मैक्सिमम पॉइंट। सही है कि नहीं बताओ। अरे सही है, गलत है। बच्चे कह रहे हैं हाँ गुरुजी सही है सही है सही है, सही नहीं है। यहाँ पे अगर ग्रेटर आएगा ना, तो ये आएगा मिनिमम पॉइंट, ठीक है। और अगर हमारे पास आर टी माइनस का एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, आर लेस देन जीरो आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका मैक्सिमम। दोनों काम के हैं। बाकी हमारे पास आर टी और एस स्क्वायर हमारे पास अगर लेस देन जीरो आते हैं तो वो आपके पॉइंट डिस्क्राइब नहीं होंगे, और बराबर आ जाता है तो फिर वो कंडीशन ही आपकी डाउटफुल कंडीशन रहेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मेरी बात को सुनना समझना कान खोलकर, और फिर तहे दिल से सोचना, ठीक है। चलो भैया आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।